नमस्कार छात्रों, गृह विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत हम सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया कर रहे थे, जिसमें पिछली कक्षाओं में हमने कोए को एकत्रित करना, ओटना यानी कि जिनिंग, उसके बाद थर्ड प्रोसेस जैसा आप देख रहे हैं बेलिंग यानी कि मशीन ओटनी, गांठें बनाना, इसके अलावा गांठें खोलना और मिलाना, धुनाई, ओपनिंग एंड पिकिंग जैसा देख रहे हैं आप, कार्डिंग, ये सारे के सारे प्रोसेसेस हमने कर लिए थे। इसके बाद अगला प्रोसेस इसमें आता है कंघी करना यानी कि कॉम्बिंग। सूती रेशा में फैक्ट्रीज़ में आने के बाद में कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसे कंघी करना भी कहते हैं और इसके अंतर्गत रेशों को चिकना और समानांतर कर दिया जाता है। जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उन्हें छांटकर अलग कर दिया जाता है और सूक्ष्म और समान लंबाई वाले चिकने रेशे एक साथ कर दिए जाते हैं। इससे सभी रेशे समानांतर होकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार कार्डिंग की विधि से जो पूनियाँ तैयार हुई थी उन्हें कॉम्ड स्लीवर कहते हैं। इनसे उत्तम कोटि के मजबूत और मुलायम वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी महंगी होती है इसलिए इसका सूती वस्त्र के निर्माण में प्रयोग कम किया जाता है। अगली जो प्रक्रिया है वो है पूनी बनाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लीवरिंग। इस प्रक्रिया में रुई की छोटी छोटी और पतली पतली पूनियाँ बनाई जाती हैं और इनकी लंबाई 6 से 7 इंच व मोटाई 1 इंच होती है। पूनी बनाने के लिए कॉर्ड स्लीवर या कॉम्ड स्लीवर को मशीन से होकर गुजारा जाता है, जिससे मोटी पूनियाँ पतली पूनी में बदलती जाती हैं। साथ ही रेशे आपस में और अधिक सट जाते हैं और इनकी रचना और भी सघन हो जाती है। इसके पश्चात इन्हें रोलिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार इस मशीन से महीन व लंबी पूनियों का निर्माण होता चलता है। इन पूनियों में थोड़ी ऐंठन भी आ जाती है, परंतु इनमें तनाव सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का अभाव होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जब रेशे को खींचा जाता है तो वह टूटे ना, तो इसका इस समय अभाव होता है इसमें। फलतः थोड़े भी झटके से करने पर वो टूट जाता है। इसलिए इसके पश्चात स्पिनिंग, रोविंग की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें कि रेशे में थोड़ा और घुमाव यानी कि ट्विस्ट दिया जाता है, जिससे कि रेशा मजबूत हो जाए। इसके पश्चात स्पिनिंग यानी कि कताई की जाती है। सूत की कताई हाथ से अथवा मशीन के द्वारा की जाती है। पुराने ज़माने में हाथ से की जाती थी चरखा के द्वारा, लेकिन अब मशीनों के द्वारा की जाती है क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है। मशीन में इन्हें कताई के यंत्र यानी स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। इस फ्रेम में तीव्र गति से चलने वाले रोलर्स लगे होते हैं। आप चित्र में भी देख रहे हैं रोलर्स। इन रोलरों के बीच में से होकर पूनियाँ गुजरती हैं, जिससे इनकी खिंचाई और बटाई दोनों ही होती हैं और अंत में वांछित मोटाई का धागा तैयार कर लिया जाता है। यदि अधिक मोटा चाहिए तो उस तरह से कर लिया जाता है और अगर पतला धागा चाहिए तो वो भी उसी प्रकार से तैयार कर लिया जाता है। कताई करते समय धागे में पर्याप्त ऐंठन भी दी जाती है, जिससे कि मजबूत रेशों का निर्माण होता है। इसके लिए कई तरह के उपकरण होते हैं, जैसे कि बॉबिन, स्पूल्स, लच्छी, बॉल, इनके रूप में इनको लपेट लिया जाता है। उसके पश्चात आती है बुनाई यानी कि वीविंग। तैयार वस्त्र से प्रायः बाद में ही इसे रंगने का कार्य किया जाता है, यानी वस्त्र निर्माण के पश्चात इसे रंगने का कार्य किया जाता है। बुनाई प्रक्रिया में ताने एवं बाने के धागे का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की बुनाई से वस्त्र में विविधता आती है, जैसे कि सादी बुनाई से लॉन्ग क्लॉथ, मलमल, कैम्ब्रिक इनका निर्माण होता है, जबकि दो प्लाई यानी यार्न के सूत से स्काई सूट, बास्केटबॉल, फुटबॉल के यूनिफॉर्म इनका निर्माण होता है।
इसके अलावा ट्विल बुनाई से डेनिम, जीन्स आदि के वस्त्रों का निर्माण होता है और साटिन बुनाई से बिल्कुल चिकने वस्त्र तैयार किए जाते हैं। स्पिनिंग और वीविंग के बाद अगली प्रक्रिया होती है डाइंग एंड फिनिशिंग। डाइंग यानी कि परिसज्जा। वस्त्र बुनाई के बाद में उन्हें विभिन्न विधियों से परिसज्जा देकर परिष्कृत किया जाता है और परिष्कृत करने का अभिप्राय होता है कि इससे वस्त्र सुंदर, आकर्षक और अधिक उपयोगी हो जाता है। साथ ही इनकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। सूती वस्त्र में स्टार्च देना, रॉएं साफ करना, ब्लीच करना, मर्सिडाइज करना आदि परिसज्जाएं दी जाती हैं और परिसज्जा से वॉश एंड वेयर, स्थायी प्रेस वाले यानी कि परमानेंट प्रेस वाले कपड़े, स्थायी चमक और तथा सिकुड़न से रहित वस्त्र का निर्माण होता है। इसके बाद आती है रंगाई और छपाई यानी डाइंग एंड प्रिंटिंग। तैयार सूत को अथवा वस्त्र बनाने के पश्चात इन्हें विभिन्न रंगों और डिज़ाइन में डालकर सुंदर और आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र की उपयोगिता के अनुरूप इन्हें विभिन्न रंगों और डिज़ाइनों में रंगा जाता है। छपाई के लिए डिस्चार्ज, रोलर, रेजिस्टेंट, ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों देखा, इस प्रकार से जो हम वस्त्र बाज़ार से खरीदते हैं वो उसका निर्माण रेशों के द्वारा होता है। तो बच्चों अगर हम संक्षिप्त में देखें तो खेती के बाद में, कपास की खेती के बाद में, ये शॉर्ट में मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है जिससे कि सूती वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। सबसे पहले कोए एकत्रित करना खेती के बाद में, और उसके बाद ओटना यानी जिनिंग। तीसरा प्रोसेस जो हमने किया था वो था गांठें बनाना यानी कि बेलिंग। तो जो भी रेशा होता है उसकी गांठें बना करके और उनको मिल्स के अंदर भेज दिया जाता है यानी फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है। वहाँ पर ओपनिंग ऑफ बेल्स एंड ब्लेंडिंग, वहाँ पर जो भी बेल्स हैं या गांठें हैं उनको खोला जाता है और गांठें खोलने के बाद में उनको आपस में मिला लिया जाता है। उसके बाद प्रक्रिया होती है धुनाई की यानी कि कार्डिंग। इसके द्वारा उनमें गंदगी वगैरह निकाली जाती है। और फिर कंघी करना, इसके द्वारा रेशों को समानांतर किया जाता है। उसके पश्चात कताई यानी कि स्पिनिंग, फिर बुनाई यानी कि वीविंग, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। और वस्त्र के निर्माण के बाद में डाइंग एंड फिनिशिंग यानी उसको रंगा जाता है और उसके ऊपर कुछ फिनिशेस दी जाती हैं जिससे कि जो वस्त्र है वो सुंदर हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। और जो हम बाज़ार में वस्त्र खरीदते हैं ये इसी प्रकार से तैयार सूती वस्त्र होते हैं। छात्राओं, अब हम आते हैं कपास की विशेषताओं की तरफ। तो कपास की विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक यानी कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम करेंगे भौतिक विशेषताएं। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ये नोट्स बनाए हैं और मैं ये नोट्स आपके साथ इसी ग्रुप पर शेयर भी करूँगी, तो इन्हें पढ़ना और इनका लाभ उठाना। तो भौतिक विशेषताओं में पहली विशेषता सबसे पहले हम करेंगे कॉम्पोजिशन यानी कि संगठन। इसका मतलब हुआ कि कपास का रेशा किस प्रकार से बना होता है। इसकी विशेषताएं जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि कपास का रेशा किस प्रकार से बना हुआ होता है, इसका संगठन क्या होता है। तो कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और सेल्यूलोज का फॉर्मूला होता है C6H10O5N। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके अंदर 6 अणु कार्बन के होते हैं, 10 अणु हाइड्रोजन के होते हैं और 5 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। कपास में 40 से 50% तक सेल्यूलोज और 5 से 8% तक जल होता है। कुछ प्राकृतिक अशुद्धियां भी विद्यमान रहती हैं और इसीलिए जो ब्लीच्ड कॉटन होता है यानी विरंजित कपास है ये सबसे अधिक शुद्ध होता है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा कपास के रेशे पर एक मोम की यानी वैक्स की रक्षात्मक कोटिंग भी पाई जाती है जो रेशों को कच्ची अवस्था में गलने से बचाती है। क्योंकि वैक्स की कोटिंग होती है तो वो पानी को अंदर नहीं आने देती,
आगे अपन पढ़ेंगे कि कपास के रेशे के अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की यानी कि आर्द्रता को अवशोषित करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसलिए इसके ऊपर मोम की एक रक्षात्मक कोटिंग की जाती है, जिससे कि रेशे आपस में सटे हुए भी रहते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कपड़े को ख़राब भी नहीं होने देते। दूसरी भौतिक विशेषता है रेशे की लंबाई और व्यास। कपास के रेशे की लंबाई आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है। यह सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटा होता है और इसीलिए इससे निर्मित वस्त्र के सतह जो है वस्त्रों की वो थोड़ी खुरदरी होती है और चमक का भी अभाव होता है, क्योंकि जितने अधिक लंबे रेशे होंगे वस्त्र के अंदर उतनी ही अधिक चमक होगी। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे जो भी मानवकृत रेशे हैं उनके अंदर चमक अधिक होती है, जबकि प्राकृतिक रेशों के अंदर चमक का अभाव रहता है। कपास के लंबे रेशे से उत्तम कोटि के मुलायम और चमकदार वस्त्रों का भी निर्माण किया जा सकता है। अगर हम व्यास देखें यानी डायमीटर देखें तो कपास के रेशे का डायमीटर 16 से 20 माइक्रोन तक होता है और 1 माइक्रोन कितना होता है? 1000 मिलीमीटर तक 1 माइक्रोन होता है। माइक्रोस्कोप में कपास का रेशा इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके दूसरे व्यूज़ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए और ये देखिए। कच्ची कपास एक पतली नली के समान दिखाई देता है। इस नली में सैप नामक तरल पदार्थ भरा रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर ल्यूमन में देख रहे हैं। कपास के पकने के पश्चात तरल सैप सूखकर सिकुड़ जाता है और रेशा चपटा हो जाता है, अतः रेशे में परिवलन पड़ जाते हैं। इनकी संख्या रेशे में जितनी अधिक होती है रेशा उतना ही अधिक मजबूत होता है और कपास के रेशे में प्रति इंच 200 से 400 तक परिवलन होते हैं। यदि हम रंग एवं चमक देखें तो कच्ची अवस्था में रेशे भूरे रंग के होते हैं और पकने के बाद सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। इनमें प्राकृतिक चमक का अभाव रहता है और इसलिए ये वस्त्र डल दिखाई देते हैं, यानी मलिन और मंद रूप के होते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस होता है मर्सराइजिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसकी प्रक्रिया से इनको गुजारा जाता है और इससे सूती वस्त्र के अंदर थोड़ी चमक आ जाती है। अगर हम ये देखें तो ये क्यूटिकल है, ल्यूमन है और ये परिवलन। तो जितने अधिक परिवलन होते हैं रेशा उतना ही अधिक मजबूत होता है। तो ये थे कपास के रेशे की 4 विशेषताएं हमने करी। इसके अंदर संगठन, रेशे की लंबाई एवं व्यास, अणुवीक्षणीय रचना, रंग एवं चमक। बाकी की विशेषताएं हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।